तो इस वीडियो में जैसे हम लोग गद्य खंड से मतलब जितने भी आप लोग जैसे चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने हैं स्टोरी वाले, ये सारे चैप्टर को जैसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोग जैसे 2024 बोर्ड के सिलेबस के अनुसार आप लोग जैसे कौन कौन से चैप्टर आप लोग गद्य खंड से आप लोग रिलेटेड है क्षितिज बुक से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 13 महावीर प्रसाद द्विवेदी के जैसे स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतुकों का खंडन, ये जैसे पूरा रिलेटेड है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये जैसे रिलेटेड है। तो चलिए बारे बारे से देखते हैं जितने भी आप लोग को गद्य खंड से पढ़ने हैं क्षितिज बुक में 2024 के सिलेबस के अनुसार। तो सबसे पहला है इसमें नेताजी का चश्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगरपालिका थी। तो नगरपालिका जो था से कुछ न कुछ करती रहती थी। वह कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवाना। एक बार नगरपालिका के एक उत्साहित अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। जब हवलदार साहब आए तो देखा कि एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। तो हवलदार साहब ने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाले गोल चश्मा लगा देखा। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा देखा। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी जी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि हर काम कैस्टन चश्मा वाला करता है। हवलदार साहब सोचे कि बिना चश्मा वाला मूर्ति कैस्टन को खराब लगती होगी, इसलिए उसने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता है। अब मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैस्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है, इसलिए ऐसा करता है। हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैस्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूंकि वह एक बूढ़ा मिरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस से टंगे ढेर सारे चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने उससे ज्यादा बताने से मना किया। 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। वह किसी से पूछे तो वहाँ पता चला कि कैस्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो वह सोचे कि नेताजी के मूर्ति के पास नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब की नजर चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंड से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। तो यही था नेताजी का चश्मा चैप्टर। उसके बाद है सेकेंड में बाल गोविंद भगत। तो इस चैप्टर के लेखक हैं रामलिक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर टोपी। और वे जो है सर्दी के मौसम में ऊपर से कमल ओढ़ लेते थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने रहते थे। उनका एक बेटा और पुतोह थे। वे कबीर को साहब मानते थे और वे किसी दूसरे की चीज को नहीं छूते थे और बिना वजह से किसी से झगड़ते भी नहीं थे। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत में जो भी उपजाऊ होती थी उसे पहले सिर पर लादकर कबीर पंथ मठ ले जाते थे और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजारा कर लेते थे। और वे जो है कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेत में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते थे। भादों की अंधकारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। वे सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भीड़ पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में वे अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे और उनका संगीत का चमत्कार तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक रखा था।
तथा उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके पास आत्मा परमात्मा पास चली गई है। ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चीता को आग भी बहू से दिलवाई। जैसे ही श्रद्धा की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलवाकर उसके दूसरा विवाह कराने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहकर उनकी सेवा करनी चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने कहा कि अगर वो घर से नहीं गई तो मैं घर से चला जाऊंगा। उसी के साथ बहू चली गई। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही चले जाते। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर खाते थे। बाकी दिन उपवास रखा करते थे। लेकिन अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, परंतु वे नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही पुराने दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया, परंतु उन्होंने टस से मस न हुआ। एक दिन बाल गोविंद अंधेरे में गाना गया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखे तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो यही था बाल गोविंद भगत चैप्टर। उसके बाद थर्ड है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज कहानी के लेखक यशपाल हैं। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था। लेखक ने भीड़ से बचने के लिए और एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने व ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए लोकल ट्रेन के सेकेंड क्लास का कुछ महंगा टिकट खरीद लिया था। जब वे स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वो सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वे खाली समझकर चढ़े थे, वहां पहले से ही एक लखनवी नवाब बहुत आराम से पलथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताजे खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल ही खुश नहीं हुए, क्योंकि उनका एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली सीट में बैठ गए। लेखक खाली बैठे थे और अपनी पुरानी आदतें के बारे में कल्पनाएं करने लगे। लेखक जब खाली बैठते थे तो उनको कल्पना करने की पुरानी आदतें थी, इसलिए वो उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगने लगा। वो सोच रहे थे कि शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकेंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। लेकिन तब उनको यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर का कोई सफेद दोस्त व्यक्ति उन्हें सेकेंड क्लास में सफर करते देखे। उन्होंने यह सोचकर महंगा टिकट खरीदा था ताकि उनका सफर में वक्त अच्छे से कट जाए। नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत सारी तरीके से खीरे को धोया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर उसमें जीरा लगाया, नमक लगाया, मिर्च लगाया और उसे लगाकर उनको तौलियों में सजाया। इसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से खीरे खाने के बारे में पूछा, लेकिन लेखक ने इस बार अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए इस बार पेट खराब होने का बहाना बनाकर खीरा खाने से मना कर दिया। लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मिर्ची लगे उन खीरों के टुकड़ों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली। उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक टुकड़े को उठाकर ओठों तक ले गए। टुकड़े को सूंघा। स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार नवाब साहब खीरे के हर टुकड़े को ओठों के पास ले जाते, फिर उसको सूंघते और उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक देते। खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलियों से हाथ और ओठ को पोंछा और फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, जैसे लेखक को कहना चाह रहे हो कि यही है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक के ज्ञान का आंख खुल गए। उन्होंने सोचा कि अब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर कर डकार आ सकती है। लेखक ने सोचा कि तो बिना किसी विचार, घटना, कथा वस्तु और पात्रों के बिना सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है। तो इसी के साथ लखनवी अंदाज चैप्टर, उसके बाद 4 जो है आप लोग का डिलीटेड है, इसलिए 5th में चलते हैं एक कहानी यह भी। तो इस
इस चैप्टर में लेखक ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखक का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिल मकान में पिता के बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखक के पिता इंदौर में रहते थे। वहां वह संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ समाज सेवा से भी जुड़े थे, किंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मक घटती चली गई। वे बहुत क्रोधित, जिद्दी और सनकी हो गए। वह जैसे अपना गुस्सा लेखक के बिन पढ़ी माँ और उनके बच्चों पर भी उतारते थे। लेखक के 5 भाई बहन थे, उसमें से सबसे छोटी लेखक ही थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखक के पास ज्यादा उनकी यादें नहीं थी। लेखक काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते थे। इस हिंसा की भावना ने उनमें विशेष बनाने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखकीय उपलब्धि मिलने पर भी वह इससे उबार नहीं पाई। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब किसी राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे उसके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्रधानाध्यापक शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946 और 47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा से सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेज का बहिष्कार करने लगे। प्रिंसिपल ने लेखिका को कॉलेज से निकालने जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनाई, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उसके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात के समय यही बात उनके एक और मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्रों का प्रवेश 3rd ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया, परंतु लेखिका और उनके मित्र ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिरकार उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश नहीं कर पाया जितना आजादी की खुशी ने दी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। तो यही था एक कहानी। यह भी उसके बाद 6 जो है आप लोग का डिलीटेड है, इसलिए चलते हैं 7th की ओर, जो है नौबत खाने में इबादत। तो इस चैप्टर के लेखक हैं यतेंद्र मिश्र जी। तो इस चैप्टर में एक बिस्मिल्लाह खान नाम का एक आदमी है जिनका जन्म बिहार में डुमरांव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमरिया के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खान था और माँ का नाम मीठन थी। 5 वर्ष होने के बाद वे डुमरिया छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। वहाँ उनके मामा शाहिद हुसैन और अली बख्श और उनके नाना रहते थे, जो वहाँ के जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे। बिस्मिल्लाह खान ने ननिहाल में 14 साल की उम्र में बालाजी के मंदिर में रियाज करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने वहाँ जाने का ऐसा रास्ता चुना जहाँ उन्हें रसूलन और बतुलन बाई के गीत सुनाई देती थी, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। अपने साक्षात्कारों में भी उन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र न मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इनका प्रयोग प्रतिष्ठित करता है। बिस्मिल्लाह खान ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्तों वाली नमाज में शहनाई के साथ सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खान अपने पूरे खानदान के साथ न तो शहनाई बजाते थे और न ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी में फतेमाह की 8 किलोमीटर की दूरी तक भींगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिंगा देते थे। फुर्सत के समय में वे उस्ताद और आवाजान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीता वाली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्म को याद कराते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते थे कि वे कैसे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनना करते थे तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक करके शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते थे। बचपन के समय में बिस्मिल्लाह खान फिल्म के बहुत शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था।
आठों पैसे को पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नाना से ले लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में वे अपनी मनपसंद अभिनेत्री सुलोचना की फिल्म को देखने के लिए वे बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते थे। वे सुलोचना की कोई फिल्म न छोड़ते थे तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना न भूलते थे। काशी के संगीत योजना में वे अवश्य भाग लेते थे। यह योजना कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती का अवसर रहता था, जिसमें शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायक वादक की सभा होती थी। बिस्मिल्लाह खान जब काशी के बाहर भी रहते थे तो वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरह मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते थे। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है। फिर इसमें लेखक कहते हैं कि सन 2000 के बाद पक्का महल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जिलेबी में पहले जैसा स्वाद न होने के कारण उन्हें उनकी कमी खिलती। बिस्मिल्लाह खान हमेशा से 2 काम किए, पहला एकता और दूसरा भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहते थे। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली। उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले। उन्हें अजय संगीतकार के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। तो इसी के साथ नौबत खाने में इबादत चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद जैसे गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है संस्कृति। तो लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्थापित करने के लिए आग और सुई धागों के आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक परितंत्रशीलता और बाद में हुई उन्नति के उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि लोहे के टुकड़े को घिसकर छेद बनाना और धागे पिरोकर 2 अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच ही संस्कृति है। इन खोजों को आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ वह सभ्यता कहलाता है। अपनी बुद्धि के आधार पर नए निश्चित तथ्य को खोजने वाले पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृति होता है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। फिर आगे लेखक कहते हैं कि भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वह संस्कृति कहलाता है, परंतु वह और अनेक बातों को नहीं जान पाया, इसलिए आज के विद्यार्थी उन बातों को भी जानते हैं, लेकिन हम इन्हें अधिक सभी भले ही कहें परंतु संस्कृति नहीं कह सकते हैं। फिर आगे लेखक कहते हैं कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग के आविष्कार करते तथ्य संस्कृत होने या बनने के आधार नहीं बनते, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सृजन चेतना भी उसकी उत्पत्ति या उसको बनाने की कारण बनती है। इस सहज चेतना का प्रेरक अपने लोगों से ही मिलती है। मुंह की कोर को दूसरे के मुंह में डाल देना और रोगी को रात भर गोद में लेकर बैठे रहना, इसे ही चेतना कहते हैं। फिर आगे लेखक कहते हैं कि 2500 वर्ष पहले बुद्ध का मनुष्य तो तृष्णा से मुक्त के लिए उपयोगी को खोजने में घर त्याग कर कठोर तपस्या करना और कार्ल मार्क्स का मजदूरों के सुखद जीवन के सामने पूरा करने के लिए दुखपूर्व जीवन बताना और लेनिन का मुश्किलों से मिले डबल रोटी के टुकड़ों को दूसरे को खिला देना, यही संस्कृत से चेतना बनने का उदाहरण है। आगे लेखक कहते हैं कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परंपर मर कटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम का उदाहरण है। फिर आगे लेखक कहते हैं कि मानव हित में काम न करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है, इसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता। यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देती है। मानव हित में निरंतर परिवर्तनशीलता का ही नाम संस्कृति है। यह बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा तथ्य है जिसकी कभी दल बांधकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही था संस्कृति चैप्टर। तो इतना ही जैसा आप लोग गद्य खंड से पढ़ने थे क्लास 10 के क्षितिज बुक से 2024 के सिलेबस के अनुसार, तो आप लोग जैसे टोटल कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब अगर आप लोग काव्य खंड नहीं देखे हैं तो आप लोग जैसे काव्य खंड का वीडियो आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं।